दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। और आज जो अपना टॉपिक है हिस्ट्री के अंतर्गत वह है ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव भारत पर। और इसके फुल MCQs किए जाएंगे। ये क्लासेस इंपॉर्टेंट है यूपी ट्रिपल SC के अंतर्गत जितने एग्जाम्स होते हैं, SSC, SSC, CGL, स्पेशली फॉर यूपी पेट, PHT, THT, सुपर टेट, इवन ऐसे सारे एग्जाम्स जिसमें हिस्ट्री के टॉपिक आता है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त या स्तंभ रारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या कहेंगे? लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त नामक भू राजस्व व्यवस्था लागू की, जिसके अंतर्गत जमींदारों को भूमि का स्वामी मानकर उनसे एक निश्चित दर से लगान वसूला जाने लगा। अगला प्रश्न आपके सामने 2 नंबर है। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन के, लॉर्ड मेयो के, लॉर्ड हरिपन के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, लॉर्ड मेयो। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जो जनगणना स्टार्ट हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी, और मेयो के द्वारा 1872 में प्रायोगिक जनगणना करवाई गई थी, अर्थात एक सिस्टमेटिक वे से। किससे? नॉर्मल अर्थात प्रयोग के आधार पर जनगणना शुरुआत करवाई गई थी, और एक्यूरेट पूछी जाए तो वो रिपन के टाइमिंग स्टार्टिंग हुई थी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने 3 नंबर। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्वर्ट बिल का उद्देश्य था। फर्स्ट ऑप्शन है, जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। सेकेंड ऑप्शन है, देशी प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना, क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोधी समझा जाता था। थर्ड ऑप्शन है, प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना, ताकि देशी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है, आर्म्स एक्ट में संशोधन कर देशी भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति देना। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। सर PC इल्वर्ट ने, जो कि वायसराय की परिषद में विधि सदस्य थे, उन्होंने एक विधेयक जिसे इल्वर्ट बिल की संज्ञा दी, विधान परिषद में 2 फरवरी 1883 को प्रस्तुत किया। विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाएं, और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की जो न्यायाधीश हैं उनकी शक्तियों को समान कर दिया जाए। अब अगला प्रश्न आपके सामने 4 नंबर है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र 1835 से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी। तो स्वाभाविक है कि जो मैकाले थे वह क्या लाए थे? अंग्रेजी ही लाए थे। तो इसका करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र से हुई थी। इसके अनुसार अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया। अब अगला प्रश्न आपके सामने 5 नंबर है। पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई थी? रिश्रा बंगाल में, बंबई में, भड़ौच सूरत। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, रिश्रा बंगाल। 1855 ईस्वी में बंगाल के रिसरा नामक स्थान पर पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई। पटसन उद्योगों में अधिकांशतः अंग्रेजों की पूंजी लगी थी। दूसरे विश्व युद्ध में पटसन के माल की दूसरे देशों में मांग भी बढ़ गई थी। अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे 6 नंबर। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है?
द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आरसी मजूमदार, रमेश चंद्र दत्त, आरजी भंडारकर, रजनी पाम दत्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त 13 अगस्त 1838 30 नवंबर 1909 तक इनका लाइफ लाइफ रही है, अर्थात इतने इनका जीवन काल रहा है। भारत के प्रसिद्ध प्रशासक, आर्थिक इतिहासक तथा लेखक तथा रामायण व महाभारत के अनुवादक थे। भारतीय राष्ट्रवाद के पुरोधाओं में एक रमेश चंद्र दत्त का आर्थिक विचारों के इतिहास में प्रमुख स्थान भी है। अगला प्रश्न आपके सामने 7 नंबर है, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। इसमें 3 सेंटेंस दिए गए हैं, बताना है कौन सही है कौन गलत है। चलिए पढ़ते हैं। भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्जेस की संगठक थीं? लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, ये पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस सुने, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तीसरा सेंटेंस देखें, भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर पहचानिए। केवल एक होगा, केवल 1 2 होगा, केवल 2 और 3 होंगे, या 1 2 3 होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, अर्थात तीनों के तीनों होंगे। देखिए दोस्तों, तीनों के तीनों होंगे, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप 8 नंबर देख पा रहे होंगे। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? बंगाल प्रांत की स्थायी भू व्यवस्था, मद्रास प्रांत की रैयतबाड़ी भू व्यवस्था, मध्यवर्ती प्रांत की जमींदारी भू व्यवस्था, संयुक्त प्रांत की मालगुजारी भू व्यवस्था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। रैयतबाड़ी भूमि कर व्यवस्था मद्रास, बंबई एवं असम के अधिकांश भागों में लागू की गई थी। रैयतबाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम 1807 ईस्वी में कैप्टन रीड के प्रयासों से मद्रास के बारामैल जिले में लागू किया गया। टॉमस मुनरो उस समय मद्रास के गवर्नर थे। इस प्रकार रैयतबाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो एवं कर्नल रीड थे। जो रैयतबाड़ी व्यवस्था है, इसके जन्मदाता टॉमस मुनरो एवं कर्नल रीड थे। इस व्यवस्था से प्रत्यक्ष रूप से उपज का 55% से 66% का भू राजस्व कंपनी द्वारा वसूला गया। उल्लेखनीय है कि रैयतबाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भार का कुल 51% हिस्सा शामिल था। अगला प्रश्न आपके सामने 9 नंबर है। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया? दादा भाई नौरोजी, एम.एन. राय, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध पुरुष अर्थात ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था। ये प्रथम भारतीय थे जिन्हें 1892 ईस्वी में उदारवादी दल की ओर से ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना गया। इन्होंने ही सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की गणना करने का प्रयास किया। इन्होंने रहनुमाई मजदयासन सभा तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। 1867 ईस्वी में 1867 से 68 ईस्वी में अपनी रचना पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी रचना क्या थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन का अपवाह सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें यह दर्शाया गया कि किस प्रकार भारतीय धन ब्रिटेन द्वारा लूटा जा रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने 10 नंबर है। अंग्रेजों द्वारा रैयतबाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी या मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बंबई प्रेसिडेंसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बंबई प्रेसिडेंसी। देखिए दोस्तों,
क्या होता है कि स्थायी बंदोबस्त के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व की एक नई पद्धति अपनाई, जिसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहा जाता है। मद्रास के तत्कालीन गवर्नर, जिनका कार्यकाल 1820 से 27, टॉमस मुनरो द्वारा 1820 में प्रारंभ की गई। इस व्यवस्था को मद्रास, बंबई एवं असम के कुछ भागों में भी लागू किया गया। अब आप प्रश्न देख पा रहे होंगे 11 नंबर। देखिए 11 नंबर में क्या है, सूची प्रथम को सूची सेकंड से मिलाना है, बिल्कुल मिलाएंगे। सूची फर्स्ट में देखिए क्या है, बंगाल काश्तकारी अधिनियम, बी में अवध लगान अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी विधेयक, सी में है दक्कन काश्तकारी अधिनियम, डी में मध्य प्रांत काश्तकारी। सूची सेकंड में है 1885, 1886, 1879, 1883। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अब आपको फटाफट मैं करके दिखाता हूं। जो बंगाल काश्तकारी अधिनियम है वो, उसकी जो टाइमिंग थी 1885 थी। कितनी थी दोस्तों? 1885 इसकी टाइमिंग थी। और इसमें बंगाल काश्तकारी अधिनियम एवं बंगाल स्थानीय स्वशासन अधिनियम आया था 1885 में। तो आप एक लिख सकते हैं। अब बी नंबर देखिए, अवध लगान अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी विधेयक, ये आया था 1886 में। इसके आगे आप 2 लिख सकते हैं। देखिए इसके अनुसार जो किसान 30 वर्षों से किसी भूमि पर अधिकार किए हुए थे, उसे भूमि पर अधिकार प्रदान किया गया था। ये रूल था 1886 में, अवध लगान अधिनियम। अब अपने पास है दक्कन काश्तकारी अधिनियम, तो ये 1879 1879 में आया था। तो आप 3 लिख सकते हैं। देखिए इसमें क्या था, दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 के माध्यम से किसानों को महाजनों के खिलाफ कुछ संरक्षण प्रदान किए गए। और जो मध्य प्रांत काश्तकारी था ये 1883 में आया था। तो यहाँ पर आप 4 लिख सकते हैं। इस तरीके से सभी के आंसर क्लियर हो गए। अब अगला प्रश्न आपके सामने 12 नंबर है, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी है? लॉर्ड डलहौजी, कार्ल मार्क्स, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। देखिए कार्ल मार्क्स ने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी है। अब अगला प्रश्न आपके सामने 13 नंबर है, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? 1925, 1929, 1858, 1935। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1925। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1925 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत का पहला रेल बजट ब्रिटिश शासन के समय 1925 में प्रस्तुत किया गया था। यह पहला पृथक रेल बजट था। 21 सितंबर 2016 को भारत सरकार ने निर्णय लिया कि अब से रेल बजट को आम बजट में सम्मिलित कर लिया जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे जो कि आपके सामने है 14 नंबर, दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कथी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, कथी का मतलब है दोस्तों यहाँ पर उनकी रचना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपवहन सिद्धांत, जिसको ब्रेन थ्योरी भी कहते हैं, शब्द को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक समुचित रूप से परिभाषित करता है? ऑप्शन फर्स्ट है कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। सेकंड ऑप्शन है कि भारत के संसाधनों का ब्रिटेन के हित में उपयोग किया जा रहा था। इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। देखिए क्या है कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने 15 नंबर है, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? सूरत, बंबई, अहमदाबाद, कोयंबटूर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बंबई। देखिए दोस्तों आधुनिक ढंग की सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लस्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रही। पुनः 1851 में मुंबई में एक मिल स्थापित की गई जो असफल रही। सबसे पहला सफल आधुनिक कारखाना 1854 में मुंबई में ही काव सजी डावर द्वारा खोला गया था। किसके द्वारा? काव सजी डावर द्वारा खोला गया था, जिसमें 1856 में
उत्पादन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने 16 नंबर है। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे, कहाँ लगाए गए थे? चिकमंगलूर जनपद में, कुर्ग जनपद में, नीलगिरी जनपद में, वायनाड जनपद में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, वायनाड जनपद। क्या हो जाएगा? वायनाड जनपद में। देखिए, कहवा कॉफी का पौधा भारत में 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाया गया था। सन 1798 में तेलीचेरी के निकट यह प्रयोगात्मक रूप से बोया गया, किंतु सन 1830 से ही इसे पैदा किया जाने लगा था, अर्थात पैदा स्टार्टिंग हो गई थी पैदावारी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष 17 नंबर। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ था तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था। हिंदुस्तान कॉमर्शियल बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। देखिए, वास्तव में पहला भारतीय बैंक था अवध कॉमर्शियल बैंक, 1881 में कायम किया गया था। इसके बाद 1894 पंजाब नेशनल बैंक और 1901 में पीपुल्स बैंक। देखिए, सबसे पहला क्या था? अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 में, 1894 पंजाब नेशनल बैंक और 1901 में पीपुल्स बैंक। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1949 ईस्वी में सर्वप्रथम भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था और रिजर्व बैंक की जो स्थापना 1 अप्रैल 1935 है। पहला संयुक्त स्कंद बैंक, जिसका नाम बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जो कलकत्ता में चालू किया गया था, इस बैंक के प्रबंधकर्ता यूरोपियन थे। अब अगला प्रश्न आपके सामने है 18 नंबर। देखिए क्या है। महलवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उन्हें शामिल है, उनमें शामिल अर्थात 5 नाम दिए गए, ये शामिल हैं कि नहीं। देखिए, गंगा घाटी था शामिल, दोआब के उत्तर पश्चिम प्रांतों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश था शामिल महलवाड़ी व्यवस्था में, और मध्य भारत के कुछ भाग थे शामिल, मराठों के अधिकृत प्रदेश ये भी थे महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत, और पंजाब भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन 4। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, अर्थात दोस्तों सारे के सारे हैं, सभी के सभी हैं, कोई भी बकाया नहीं है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 19 नंबर है। भारत में रेलवे के निर्माण के कारण थे ब्रिटिश उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं की तेजी से खपत एवं ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत के विभिन्न भागों से कच्चे माल की आपूर्ति। विस्तृत भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध करना, आंतरिक विद्रोह व बाह्य आक्रमण के दौरान सेना का तेजी से आवागमन, उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, अर्थात क्या हो जाएगा? तीनों के तीनों इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए फिर से इसको पढ़ के अभी दिखाते हैं। ये भी है, देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट देखिए पहले, ब्रिटिश उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं की तेजी से खपत एवं ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत के विभिन्न भागों से कच्चे माल की आपूर्ति। सेकंड है ब्रिटिश विस्तृत भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध करना। थर्ड था आंतरिक विद्रोह व बा आक्रमण के दौरान सेना का तेजी से आवागमन। तीनों के तीनों इसमें सही हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 20 नंबर है। देखिए क्या है। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो। बताइए दोस्तों फटाफट सोच के किसके कारण काल में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है वह हो जाएगा दोस्तों क्या, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड मेयो। लॉरेंस के बाद लॉर्ड मेयो 1869 ईस्वी में भारत का वायसराय बनकर आया। मेयो ने भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत की। उसने बजट घाटे को कम किया, आयकर की दर को प्रतिशत से बढ़ाकर 2.5% कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने प्रश्न है 21 नंबर। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था भारतीय हस्तलिपों के निर्यात में वृद्धि,
भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखाने की संख्या में वृद्धि, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय कृषि में वाणिज्यीकरण द्वारा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। इसके पहले तक कृषि जीवन यापन का एक मार्ग था, न कि व्यापारिक प्रयत्न। इस समय कुछ विशेष फसलों का उत्पादन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए होने लगा था, न कि ग्रामीण उपयोग के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने 22 नंबर है। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया था? बटाईदार, किसान, जमींदार और कृषि मजदूर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जमींदार। देखिए दोस्तों, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का जमींदार अधिक लाभ प्राप्त करते थे, सारा का सारा पैसा वही रखते थे। अगला प्रश्न आपके सामने 23 नंबर है। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, शरत चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ ठाकुर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दीनबंधु। क्या हो जाएगा दोस्तों? दीनबंधु मित्र। नील दर्पण बांग्ला का एक प्रसिद्ध नाटक है जिसके रचयिता दीनबंधु मित्र हैं। इसकी रचना 1858-59 में हुई थी, अर्थात पब्लिश हुई थी। यह बंगाल में नील विद्रोह का आंदोलन का कारण बना। यह बंगाली रंगमंच के विकास का अग्रदूत भी बना। कोलकाता के नेशनल थिएटर में सन 1872 में खोला गया यह पहला व्यावसायिक नाटक था। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 24 नंबर। भारत में उपनिवेशी काल में लिटली आयोग 1929 का उद्देश्य क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है और आगे राजनीतिक सुधारों के लिए भारत की क्षमता का परीक्षण। सेकेंड ऑप्शन है श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। और थर्ड ऑप्शन है भारत में वित्तीय सुधारों के लिए परियोजना तैयार करना। फोर्थ ऑप्शन है भारत में प्रशासनिक सेवाओं के लिए विस्तृत पद्धति विकसित करना। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 25 नंबर है। इसमें भी सूची फर्स्ट सेकंड को मिलाना है। बिल्कुल मिलाएंगे दोस्तों। देखिए, स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू की थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? महलवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? देखिए, कार्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट, जॉन सोर, कैप्टन रीड, टॉमस मुनरो, एल्फिंस्टन और होल्ट मैकेंजी, मार्टिन बर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा बताते हैं इसके बारे में। जो स्थायी बंदोबस्त है इसकी शुरुआत कार्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट, जॉन सोर के द्वारा की गई। इसके सामने एक लिख सकते हैं। अब बात करते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था की, तो एक कैप्टन रीड, टॉमस मुनरो, एल्फिंस्टन, अर्थात यहाँ पर दो लिख सकते हैं। महलवाड़ी व्यवस्था होल्ट मैकेंजी, मार्टिन बर्ड, अर्थात यहाँ पर 3 आप लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 26 नंबर है। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई? बताइए दोस्तों। 1550 ईस्वी में, 1650 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में या 1850 ईस्वी में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1850 ईस्वी में। कब? 1850 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपके सामने 27 नंबर है। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित की? 1879 में, 1881 में, 1883 में, 1885 में? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1883 में। अकाल संहिता को 1880 ईस्वी की सिफारिशों के आधार पर 1883 ईस्वी में तैयार किया गया। इस संहिता में खाद्य अभाव का पता लगाने के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई थी, जिसके द्वारा पहले अभाव की स्थिति और बाद में अभाव की स्थिति घोषित की जा सके। अगला प्रश्न आपके सामने है 28 नंबर। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड लिटन? करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। देखिए, भारत में प्रथम रेलवे लाइन
ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई। बंबई के ठाणे तक 1853 ईस्वी में प्रथम रेल भारत में चली। यद्यपि रेलवे लाइन बिछाने का वृहद स्तर जो कार्य रहा है वह लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने 29 नंबर है। देखिए क्या है। वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहले टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? मुंबई और ठाणे, कलकत्ता और मद्रास, मुंबई और आगरा, कलकत्ता और आगरा। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, जो पहली टेलीग्राफ लाइन डलहौजी ने शुरू की थी दोस्तों, वह कलकत्ता और आगरा के मध्य शुरू की थी। देखिए दोस्तों, वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच, 1851 मार्च 1884 तक टेलीग्राफ संदेश कलकत्ता से आगरा तक भेजना संभव हुआ। 1900 तक टेलीग्राफ सेवा भारतीय रेल से भी जुड़ गई थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, आपके समक्ष है 30 नंबर। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, सेकेंड ऑप्शन कच्चे माल की अनुपलब्धता, थर्ड ऑप्शन है ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर, और फोर्थ ऑप्शन है कारीगरों की अनुपलब्धता अर्थात अवेलेबल ना होना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर अर्थात टैक्स बहुत लेते थे। देखिए इसके कुछ रीजन समझ लो। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के कुछ कारण। पहला कारण, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। दूसरा, भारत पर मुक्त व्यापार प्रणाली को थोपना। थर्ड, भारत से कच्चे माल का निर्यात करना। अगला, भारतीय माल पर आते जाते समय कर। और पांचवा, भारतीय शिल्पियों को अपने रहस्य देने के लिए बाध्य करना। छठा, लंकाशायर व मानचेस्टर के सूती माल की प्रतिस्पर्धा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है 31। समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था कौन सी थी? स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था। देखिए रैयतवाड़ी भूमि कर व्यवस्था मद्रास, बंबई एवं असम के अधिकांश भागों पर लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम 1807 ईस्वी में कैप्टन रीड के प्रयासों से मद्रास के 12 महल जिले में लागू किया गया। टॉमस मुनरो उस समय मद्रास के गवर्नर थे। इस प्रकार रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो एवं कर्नल रीड थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था के कौन थे? टॉमस मुनरो एवं कर्नल रीड थे। इस व्यवस्था से प्रत्यक्ष रूप से उपज का 55% से 66% का भू राजस्व कंपनी द्वारा वसूला गया। उल्लेखनीय है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भार का कुल 51% हिस्सा शामिल था। अगला प्रश्न आपके सामने 32 नंबर है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। इसमें 3 सेंटेंस है, वो किससे संबंधित है आइए पढ़ते हैं। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, स्थायी बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों से हमेशा हमेशा के लिए लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे स्थायी बंदोबस्त कहा गया। दोस्तों सेंटेंस सही है। अब दूसरा देखते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार ने रैयतों से लगाने जो है लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। तीसरा जो कथन है, महालवाड़ी व्यवस्था के तहत प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक महल, जिसे कहते हैं जागीर का एक भाग, के अनुसार निश्चित किया, इसलिए व्यवस्था महालवाड़ी व्यवस्था कहलाए। दोस्तों तीनों के तीनों कथन सही हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 1, 2, 3। तीनों के तीनों दोस्तों सही हैं, आप इनको देख सकते हैं, तीनों के तीनों सही है। अब अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 33 नंबर है। क्या है दोस्तों 33 नंबर? देखिए, भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण थे अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना, अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण, इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात कर,
उपर्युक्त सभी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अर्थात देखिए, पहला कारण, अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर वो लोग लेते थे। दूसरा, अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण था, कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट ही करती थी। इंग्लैंड में आयात की जाने वाली वस्तुओं पर भारी आयात कर अर्थात टैक्स बहुत लगा रखे थे, इसीलिए धीरे क्या हुआ, सब कुछ पतन होने लगा और गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में सब कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने 34 है। देखिए, 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष थे BKRV राव, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, जवाहरलाल नेहरू। भारत में नेहरू की अध्यक्षता में 1938 में राष्ट्रीय आयोजन समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी नियुक्त की गई थी। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने 35 नंबर है। निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? आनंद मोहन बोस, बदरुद्दीन तैयब जी और दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जन्म 4 सितंबर 1825 ईस्वी में मुंबई और मृत्यु हुई थी 30 जून 1917 मुंबई में। भारतीय राजनीति का इन्हें पितामह कहा जाता है। वे दिग्गज राजनेता, उद्योगपति, शिक्षाविद और विचारक भी थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। अब अगला प्रश्न आपके सामने जो है वह है 36 नंबर। भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे जो आपके सामने है 37 नंबर। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात, असम। करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम बिहार से ही प्राप्त होता था। शोरा और अफीम कहाँ से? बिहार से दोस्तों प्राप्त होता था। बिहार की राजधानी वर्तमान में पटना है। अगला प्रश्न आपके सामने है 38 नंबर। देखिए क्या है। रैयत वाली व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई उनमें शामिल थे मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग। दोस्तों सभी के सभी हैं। चौथा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। फटाफट इसे टिक करते हैं। सभी के सभी दोस्तों हैं। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 39 नंबर। क्या है दोस्तों? 39 नंबर है, उसको देखते हैं क्या है। स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतियारों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया, इसका कारण क्या था? फर्स्ट ऑप्शन, जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी। खेतिहरों की दिलचस्पी प्राप्त करने की नहीं थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए, इसका कारण जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। अगला प्रश्न आपके सामने है 40 नंबर। हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की थी? डेविड हेयर, विलियम जोन्स, मैकाले, जॉन मार्शल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेविड हेयर। देखिए राजा मोहन राय ने 1817 में डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। हिंदू कॉलेज अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार में सहायता करने वाली प्रथम संस्था थी। अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे 41 नंबर। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942-43 में कहां पड़ा? बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल। देखिए
सन 1943-44 में बंगाल, वर्तमान बांग्लादेश, भारत का पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा एक भयानक अकाल पड़ा था, जिसमें लगभग 30 लाख लोगों ने भूख से तड़पकर अपनी जान गंवाई थी। ये द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। माना जाता है कि अकाल का कारण अनाज के उत्पादन का घटना था, जबकि बंगाल से लगातार अनाज का निर्यात हो रहा था। हालांकि विशेषज्ञों के जो विशेषज्ञ हैं इस पर अलग अलग अपनी राय प्रस्तुत करते हैं। अगला प्रश्न अपने सामने 42 नंबर है। 1942 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट, टीसी गोस्वामी, वीपी वाडिया, एम विश्वेश्वरैया। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एम विश्वेश्वरैया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 43 नंबर। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? विलियम डडले, रोजर स्मिथ, जॉर्ज क्लार्क, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज क्लार्क। भारत में प्रथम लाइन जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी। ट्रेन वेली जली ने चलवाई थी, लाइन किसने बिछवाई थी? इन्होंने। अगला प्रश्न आपके सामने है 44 नंबर। स्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें शामिल है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले, बनारस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी। क्या हो जाएगा? देखिए, बंगाल भी था, बिहार भी था, उड़ीसा भी था, मद्रास भी था, बनारस भी था। सभी के सभी थे जहां पर स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने 45 नंबर है। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान या भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? 89%, 11%, 66% और 33%। करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 89%। क्या हो जाएगा? 89% हो जाएगा। इसमें जमींदारों को कर संग्रह की कुल राशि का 89% कंपनी को देना पड़ता था और 11% अपने पास रखना होता था। स्थायी बंदोबस्त का मॉडल सर जॉन शोर ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? यह मॉडल दिया था जॉन शोर ने। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 46 है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1858 का विक्टोरिया की घोषणा एक्ट, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट। देखिए दोस्तों, 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय और चीनी के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा था, किंतु 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के ये दोनों विशेषाधिकार भी समाप्त कर दिए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, जो कि आपके सामने 47 है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट, मार्शमैन, विलियम जोन्स, जॉन मार्शल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स ग्रैंट। आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1857 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के रूप में हुई थी। ब्रिटिश राज्य में स्थापित हुई विश्वविद्यालय को दुनिया के सबसे पुराने आधुनिक विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सिविल सेवक चार्ल्स ग्रांट को जाती है। इसी कारण इन्हें भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक नोबेल विजेता तैयार करने का श्रेय कलकत्ता विश्वविद्यालय को जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 48। कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1931 में कांग्रेस कराची अधिवेशन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एकमात्र कांग्रेस सत्र था। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया, जिसने कांग्रेस को सरकार के साथ समान स्तर पर बात करने का अवसर प्रदान किया। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों से संबंध प्रस्ताव को अपनाया गया, जिसमें धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार से इतर सभी को कानून के समक्ष समानता के अधिकार का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 49। सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में
भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? 1911, 1913, 1916, 1923। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1916। सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व ने भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन 1916 में हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने 50 नंबर है। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था? स्थायी बंदोबस्त थी, रैयत वाली व्यवस्था थी, महल वाली व्यवस्था थी, दहशाला व्यवस्था नहीं थी। क्या थी दोस्तों? दहशाला व्यवस्था नहीं अपनाई गई थी ब्रिटिश सरकार के टाइम में। देखिए दोस्तों, आइन ए दहसाला मुगल साम्राज्य में बादशाह अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल द्वारा स्थापित की गई थी। भू राजस्व व्यवस्था की यह एक पद्धति थी। अब आपके सामने जो प्रश्न है दोस्तों वह है 51। पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? 1793 ईस्वी में, 1816 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में, 1822 ईस्वी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा 1822 में। देखिए, महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि पर ग्राम समुदाय का सामूहिक अधिकार होता था। महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था। इस प्रस्ताव को 1822 ईस्वी के रेगुलेशन 7 द्वारा कानूनी रूप प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 52 नंबर। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। सेकंड ऑप्शन है भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना। थर्ड ऑप्शन था भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सकें। फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। अब अगला प्रश्न आपके सामने है 53। यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए सुरक्षित रखा गया था? फर्स्ट ऑप्शन कागज, जूट, चाय, चीनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाय। क्या हो जाएगा? चाय। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, जबकि चीन से चाय के व्यापार पर एकाधिकार जो था वह कायम रखा गया। एकाधिकार होता है मतलब मोनोपोली। अब आगे देखेंगे 54 प्रश्न है आपके सामने। शिक्षा से संबंधित आयोग समिति की पहचान करें। हटंग समिति लिखी हुई है यहाँ पे, जो कि 1919, 1929, लिंडसे आयोग 1919, 1929, संयुक्त समिति 1934, सार्जेंट योजना 1944। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। अर्थात जो चारों समिति आप देख पा रहे हैं सभी की सभी दोस्तों क्या हैं? शिक्षा से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? शिक्षा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 55 है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? कराची अधिवेशन 1931, सूरत अधिवेशन 1907, लखनऊ अधिवेशन 1916, लाहौर अधिवेशन 1919। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, कराची अधिवेशन 1931। 1931 में कांग्रेस कराची अधिवेशन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एकमात्र कांग्रेस सत्र था। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया, जिसने कांग्रेस को सरकार के साथ समान स्तर पर बात करने का अवसर प्रदान किया। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों से संबंध प्रस्ताव को अपनाया गया, जिसमें धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार से इतर सभी को कानून के समक्ष समानता के अधिकार का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न आपके सामने 56 है। निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है?
आरसी दत्त, हेनरी कॉटन, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। कौन है दोस्तों? दादा भाई नौरोजी। इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 57। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी? प्लासी के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के पश्चात, कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलने के पश्चात, 1813 के चार्टर एक्ट के पश्चात। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। प्लासी का पहला युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदियां जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। बस आप इतना ध्यान रखें, इसकी टाइमिंग 23 जून 1757 को। इस युद्ध में एक ओर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी ओर से बंगाल के नवाब की सेना थी, और कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे, 58 नंबर है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था 1816, 1822, 1820, 1822। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1820। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार भूमि का स्वामी होता था, जो सरकार को लगान देने के लिए उत्तरदायी होता था। भूमिदार के पास भूमि को रहने, रखने व बेचने का अधिकार होता था। अब अगला प्रश्न देखेंगे, आपके सामने है 59 नंबर। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ? हावड़ा और श्रीरामपुर, बंबई और ठाणे, मद्रास और गुंटूर, दिल्ली और आगरा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा बंबई से ठाणे। देखिए दोस्तों, देश में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरी बंदर, क्या बोलते हैं, बोरी बंदर स्टेशन, जो कि अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल ठाणे के बीच चलाई गई थी। इस ट्रेन में लगभग 400 यात्रियों ने सफर किया था। दूरी थी 34 किलोमीटर लगभग। अगला प्रश्न आपके सामने है, जैसा कि आप देख पा रहे हो 60 नंबर। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है भारी उद्योगों का अभाव, सेकंड ऑप्शन है विदेशी पूंजी की कमी, थर्ड ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों की कमी, फोर्थ ऑप्शन है धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने की तरजीह या प्राथमिकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव। क्या था? भारी उद्योगों का अभाव। अब आपके सामने जो प्रश्न है दोस्तों, वह है 61। देखिए क्या है, किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? फर्स्ट ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, सेकंड लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। ये आपके सामने चार ऑप्शन है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो 1866 में पैदा हुए थे और 1915 तक जीवित रहे थे। भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, विचारक एवं सुधारक थे। अगला प्रश्न आपके सामने 62 है। बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया, जिससे उनके जीवन रक्त का हास हो गया, ये किसने कहा? कार्ल मार्क्स, बुकानन, विलियम जोन्स, लॉर्ड डलहौजी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बुकानन। क्या हो जाएगा दोस्तों? बुकानन हो जाएगा। अगला प्रश्न अपने पास 63 है। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है? भारतीय परंपरागत उद्योगों का विनाश, सभी उच्च पदों पर अंग्रेजों की भर्ती, धन के निकास, नीलों द्वारा भारतीयों के साथ किए गए व्यवहार। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, धन के निकास। 1905 ईस्वी में उन्होंने कहा था कि
धन का बहिर्गमन समस्त बुराइयों की जड़ है और भारतीय निर्धनता का मुख्य कारण। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी थी। धन निष्कासन को दादा भाई नौरोजी ने इसे अंग्रेजों द्वारा भारत का रक्त चूसने की भी संज्ञा दी थी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपने पास 64। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थिक। अंग्रेजी शासन का दोस्तों सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था आर्थिक क्षेत्र में, क्योंकि वो कंटिन्यू लूटे जा रहे थे, सिर्फ भारत को लूटते जा रहे थे। भारत का पूरा खजाना, मुख्य जो वस्तुएं थी, जो सामान थे, उत्पाद थे, फटाफट इधर उधर लिए जा रहे थे। अगला प्रश्न आपके पास है 65। ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? 1753 में, 1793 में, 1762 में, 1803 में। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1793 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त, जिसको स्तंभरारी बंदोबस्त भी कहते हैं, नामक भू राजस्व व्यवस्था लागू की, जिसके अंतर्गत जमींदारों को भूमि का स्वामी मानकर उनसे एक निश्चित दर से लगान वसूला जाने लगा। अगला प्रश्न है 66 नंबर। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था बंदोबस्त, या इनमें से कोई नहीं? तो सर टॉमस मुनरो संबंधित हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था से। किससे हैं दोस्तों? रैयतवाड़ी व्यवस्था से हैं। ऑप्शन 3 एकदम क्लियर है। रैयतवाड़ी भूमि कर व्यवस्था मद्रास, बंबई एवं असम के अधिकांश भागों में लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम 1807 ईस्वी में कैप्टन रीड के प्रयासों से मद्रास के 12 महल जिले में लागू किया गया। टॉमस मुनरो उस समय मद्रास के गवर्नर थे। इस प्रकार रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो एवं कर्नल रीड थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो एवं कर्नल रीड थे। इस व्यवस्था इस व्यवस्था से प्रत्यक्ष रूप से उपज का 55% से 66% का भू राजस्व कंपनी द्वारा वसूला गया। उल्लेखनीय है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भार का कुल 51% हिस्सा शामिल किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने 67। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। बिल्कुल मिलाएंगे दोस्तों। देखिए क्या है सूची फर्स्ट में। बड़े सामंतों को आवंटित भूमि। बी में है मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि। सी में है उप किराएदारों पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि। डी है ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्ती। और सूची सेकंड देखिए, जागीरदारी प्रणाली, रैयत वाली प्रणाली, महल वाली प्रणाली, जमींदारी प्रणाली। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अब आपको हम मिलाकर दिखाते हैं। देखिए दोस्तों क्या है, बड़े सामंतों को आवंटित भूमि, तो यह क्या कहलाती थी? जागीरदारी प्रणाली। इसके सामने आप फर्स्ट लिख सकते हैं। अब बात करेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्ती थी। क्या थी? ग्राम स्तर पर, सॉरी, हाँ दोस्तों सही है। जो थोड़ा सा रुकिए दोस्तों, थोड़ा सा, जो अपने पास सेकेंड क्या है इसमें, मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों की। देखिए दोस्तों बी क्या है, मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि। यह क्या कहलाई? तो यह दोस्तों कहलाई थी जमींदारी प्रणाली। इसके सामने 2 लिख सकते हो। सी देखिए, उप किराएदारों पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि क्या कहलाई दोस्तों? इसको बताइए फटाफट। यह हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो इसके क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर हमको 4 लिखना था। क्या लिखना था? 4। और इसके सामने 2 लिखना था और इसके सामने 3 लिखना था। आइए थोड़ा सा मेट देते हैं। ये देखिए दोस्तों, तो ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व
बंदोबस्ती क्या था? महलवाड़ी थी। इसको आप देख सकते हैं और कर सकते हैं। अगला प्रश्न अपने पास 68 नंबर है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र कहा जाता है? वुड के घोषणा पत्र को, हंटर आयोग को, रेल आयोग को, सेटलर आयोग को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वुड के घोषणा पत्र को। वुड का आदेश पत्र या वुड का घोषणा पत्र या वुड डिस्पैच सर चार्ल्स वुड द्वारा बनाया 100 अनुच्छेदों का लंबा पत्र था जो 1854 में आया था। इसमें भारतीय शिक्षा पर विचार किया गया और उसके संबंध में सिफारिशें की गई थीं। सर चार्ल्स वुड उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति थे। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने 69। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? बिहार में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में? करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार में। 1873 ईस्वी में बिहार के झरिया कोयला क्षेत्र में प्रथम आधुनिक लोहा तथा इस्पात उद्योग की स्थापना हुई। इसका नाम बराकर आयरन वर्क्स रखा गया। बराकर आयरन वर्क्स इसका नाम रखा गया। अब अपने पास प्रश्न है 70 नंबर। अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका था? ई थॉमसन, डी.टी. गैराट, हेरोल्ड लास्की, कार्ल मार्क्स? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। देखिए दोस्तों, अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन कार्ल मार्क्स का था। कार्ल मार्क्स जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रेरता थे। दोस्तों, ये सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।